कल्पना कीजिए एक हाईवे की, एकदम खचाखच भरा हुआ। एक ही लेन है और हजारों गाड़ियां फुल स्पीड में एक साथ दौड़ने की कोशिश कर रही हैं। जरा सी भी चूक हुई और पूरा सिस्टम क्रैश। आपको पता है, आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के अंदर बिल्कुल यही हाई स्टेक्स ड्रामा हर सिंगल सेकंड चलता रहता है। सीपीयू तो बस एक है, लेकिन काम काम तो हजारों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक अकेला सीपीयू बिना क्रैश हुए, बिना थमे, एक साथ इतने सारे टास्क्स को आखिर संभालता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये असल में अल्टीमेट मास्टर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो इन प्रोसेस रूपी गाड़ियों को इस सिंगल लेन हाईवे पर बहुत ही स्मार्टनेस के साथ मैनेज करता है। प्रोसेस और उसके स्टेट्स, चलिए सबसे पहले इसमें डाइव इन करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो प्रोसेस बस एक प्रोग्राम है जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, और अपने सफ़र में इसकी स्थिति या स्टेट्स लगातार बदलते रहते हैं। अब आप इन दो मॉडल्स के बीच का फ़र्क देखिए। 5 स्टेट मॉडल बहुत ही बेसिक है। एक नई प्रोसेस बनी, रेडी हुई, रन की, ब्लॉक हुई या फिर ख़त्म होकर टर्मिनेट हो गई। ये सब कुछ सिर्फ आपकी मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर होता है। लेकिन ज़रा सोचिए क्या होगा जब आपकी रैम पूरी तरह फुल हो जाए। यहीं पर एंट्री होती है 7 स्टेट मॉडल की। ये रेडी सस्पेंड और ब्लॉक्ड सस्पेंड नाम के दो नए स्टेट्स लेकर आता है। जब लैम जवाब दे जाती है तो सिस्टम कुछ प्रोसेसेस को उठाकर सीधे सेकेंडरी स्टोरेज में सस्पेंड कर देता है। इससे आपका सीपीयू बिना अटके अपना काम करता रहता है। पीसीबी और कॉन्टेक्ट स्विचिंग, ओएस आखिर इन सब पर नजर कैसे रखता है? देखिए, जब इस सीपीयू हाईवे पर इतनी सारी गाड़ियां दौड़ रही हों, तो ओएस हर एक को एक खास आइडेंटिटी देता है, जिसे कहते हैं पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आप इसे किसी भी प्रोसेस का एक स्नैपशॉट या फिर उसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन कार्ड मान लीजिए। इस एक कार्ड के अंदर प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स और इनपुट या आउटपुट का पूरा स्टेटस दर्ज होता है। मतलब ओएस को किसी भी प्रोसेस की पूरी जन्म कुंडली निकालनी हो तो उसे बस ये पीसीबी देखना होता है। और सच बताऊं तो ये पीसीबी सबसे ज्यादा काम आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत ही सस्पेंसफुल नॉवल पढ़ रहे हैं, तभी अचानक आपको याद आता है कि यार आज का न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप नॉवल में एक बुकमार्क रखते हैं, यानी अपनी करंट स्टेट को सेव करते हैं और न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। जब आप वापस नॉवल पर आते हैं तो उसी बुकमार्क से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? बस सीपीयू भी बिल्कुल यही करता है। वो एक प्रोसेस का स्टेट पीसीबी में सेव करता है, नई प्रोसेस को चुनता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस पुरानी प्रोसेस को रीस्टोर कर लेता है। हाँ, इस स्विचिंग में सिस्टम का थोड़ा समय और पावर ज़रूर खर्च होता है, जिससे हम हैवी ओवरहेड कहते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग का सारा जादू इसी के दम पर चलता है। शेड्यूलर बनाम डिस्पैचर। अब देखते हैं कि सिस्टम में फैसले कौन लेता है और एक्शन कौन लेता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत मजेदार है। स्केड्यूलर असल में सिस्टम का दिमाग है। इसका काम बस इतना तय करना है कि रेडी क्यू में से अगली कौन सी प्रोसेस रन करेगी, बस फैसला लेना। वहीं दूसरी तरफ डिस्पैचर सिस्टम की मसल पावर है। एक बार स्केड्यूलर ने फैसला ले लिया तो डिस्पैचर ही असल में वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और सीपीयू का कंट्रोल यूजर मोड में ले जाकर नई प्रोसेस के हाथ में सौंप देता है। सीपीयू शेड्यूलिंग की शर्तें। अगर आप यूजीसी नेट या गेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स आपके लिए जानना बिल्कुल मस्ट है। शेड्यूलिंग कितनी एफिशिएंट है, ये मापने के दो अल्टीमेट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है टर्न अराउंड टाइम, यानी कोई प्रोसेस सिस्टम में आई और खत्म होकर बाहर गई, इस पूरे सफर में उसे कुल कितना समय लगा। इसे बस कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम घटाकर निकाल लीजिए। दूसरा है वेटिंग टाइम। अगर आप टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम, यानी वो समय जो प्रोसेस ने असल में सीपीयू पर बिताया है, उसे घटा दें तो आपको वेटिंग टाइम मिल जाएगा। शेड्यूलर का एक ही टारगेट होता है कि इन दोनों को कम से कम रखा जाए। प्रमुख शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। चलिए, फाइनली उन असली ट्रैफिक नियमों को देखते हैं जो हमारे सीपीयू को कंट्रोल करते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स। एफसीएफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो सबसे पहले आया सीपीयू उसका। सुनने में तो बड़ा फेयर लगता है, लेकिन इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट की बड़ी दिक्कत है। एक बहुत बड़ी प्रोसेस के पीछे छोटी छोटी प्रोसेस फंस कर रह जाती हैं। इसके बाद आता है एसजेएफ यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये सबसे छोटे काम को चुनकर पहले निपटा देता है, जिससे वेटिंग टाइम एकदम मिनिमम हो जाता है। और तीसरा है राउंड रॉबिन, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हर प्रोसेस को बारी बारी से एक फिक्स टाइम मिलता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे शानदार एल्गोरिदम कौन सा है, तो वो है HRRN, यानी हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है जो एक बहुत ही स्मार्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को जोड़कर उसे बर्स्ट टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इससे होता ये है कि जो प्रोसेस जितनी ज़्यादा देर तक इंतजार करती है, उसका रिस्पॉन्स रेशियो उतना ही बढ़ता जाता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि छोटी प्रोसेस को जल्दी जगह मिले, लेकिन साथ ही बेचारी लंबी प्रोसेस को भी हमेशा के लिए इंतजार न करना पड़े। ये सच में बहुत ही बैलेंस्ड और न्याय संगत तरीका है। और अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन सुपर स्मार्ट एल्गोरिदम की, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ये एल्गोरिदम सीपीयू का ज्यादा लालच करने वाली प्रोसेस को बाकायदा सजा देता है। होता क्या है कि जब कोई नई प्रोसेस आती है तो वो सीधे सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली कतार में जाती है। अगर वो अपना टाइम क्वांटम पूरा करके भी खत्म नहीं होती तो उसे नीचे की कतार में डिमोट कर दिया जाता है। जो प्रोसेस सीपीयू को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखना चाहती हैं, वो खिसक खिसक के सबसे नीचे की कतार में चली जाती हैं, जहां उन्हें बस FCFS के भरोसे छोड़ दिया जाता है ना कमाल का सिस्टम। स्टार्वेशन और एजिंग। अब आते हैं इस पूरे शेड्यूलिंग प्रोसेस के सबसे बड़े ट्रैफिक जैम पर। तो देखिए, दिक्कत क्या है कि जब आप सिर्फ प्रायोरिटी के आधार पर सीपीयू बांटने लगते हैं तो एक बहुत ही घातक खामी पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं स्टार्वेशन। इसमें होता यह है कि कम प्रायोरिटी वाली बेचारी प्रोसेस बस हमेशा के लिए इंतजारी करती रह जाती हैं, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाली VIP प्रोसेस लगातार सिस्टम में आती रहती हैं। अब इस बड़ी सी प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है एजिंग। एजिंग टेक्निक में सिस्टम धीरे धीरे समय के साथ इंतजार कर रही प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ाता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी पुरानी हो जाती है कि उसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप पर पहुंच जाती है और फाइनली उसे सीपीयू मिल ही जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इस पूरे डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। इस वक्त, जी हाँ, इसी वक्त जिस डिवाइस को आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और ये एक्सप्लेनर देख रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि बैकग्राउंड में बिना क्रैश हुए उन हजारों टास्क्स को मैनेज करने के लिए आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहा है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।